Hello friends, welcome to my YouTube channel Leading Pariksha. Today we will discuss about seated EVS exam 2012. So let's get started. Our first question is, बिहार के गांवों में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर? तो ये क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन मोम, ग्रीस या कोयला? इसमें क्या हो जाएगा? कोयला। देखिए, ये जो पेट्रोल है, पैराफिन मोम है और ग्रीस है, ये क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद हैं। कैसे हैं? पेट्रोलियम उत्पाद हैं। लेकिन जो कोयला है ये क्या है? ये एक तरह से जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेथिन्स घटपड़ी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा? देखिए, जो घटपड़ी का पौधा है इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में घंटे लगते हैं। 10, 200, 6, 250, 6, 200 या 10, 250। देखिए, एक जो पश्मीना शॉल है ये क्या होता है कि ये 6 स्वेटर जितना गर्म रखता है और कितना समय लगता है? 250 दिन बुनने में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना या EWS से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना? देखिए, जो तरुण भारत संघ है ये क्या है? पुरानी झीलों का निर्माण करने से है। देखिए, ये क्या है? ये राजस्थान की एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? अलवर, भीकमपुर, राजस्थान। और इनके निर्देशक कौन है तरुण भारत संघ के? राजेंद्र सिंह। इनको, और ये जो राजेंद्र सिंह है इनको इसको और किस नाम से जाना जाता है? जल पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन कीजिए। ए है पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, खिड़की के बिना भूतल, पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें या लकड़ी का फर्श? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पेड़ के तनों से बनी तिरछी छतें ये तो होता नहीं है। ठीक, खिड़की के बिना भूतल ये सही है, जो भूतल होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। पत्थरों, मिट्टी और चूने से मोटी दीवारें ये भी सही हैं और लकड़ी का फर्श ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, बंजर, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या सिंचाई के लिए उपयोगी? देखिए, अगर एक ही फसल बार बार बोएंगे और कुछ रसायन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो जमीन बंजर हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग या चावल के पाउडर का रंगीन पेंट? देखिए, जो मधुबनी कला है ये कहाँ का फेमस है? ये बिहार का फेमस है। ये बिहार में होती है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किससे बनाया जाता है? चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत्रज्वर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या मलेरिया, हैजा, आंत्रज्वर? देखिए, मच्छर के समूह से कौन सी रोग होता है? तो ये है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल या बदबूदार पतला पीला द्रव, सुखद महक पतला नीले रंग का द्रव या गंध के बिना सघन और गहरे रंग का द्रव। कि जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, बदबूदार तो होता ही है, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो क्या सही है? सही है। दूसरा है कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। ये सही है, किंग कोबरा जहरीली सांप है। सी है एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर। देखिए ये गलत है, यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे कितने दांत होते हैं खोखले? 2 होते हैं। डी है सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ये सही बात है, अगर सांप काट ले तो उसकी दवा किसके बनाई जाती है? सर्पदंश से। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए बी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे समय सारणी का एक भाग नीचे दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त सूचना के अनुसार सूरत और मडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इसके दूरी को तय करने में लिया गया समय, यानी दूरी और समय पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सूरत और मडगांव, तो सूरत क्या है? सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितनी है? तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए 1509 माइनस 530 कितना आ जाएगा? 979 किलोमीटर, यानी सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितना है? 979 किलोमीटर। अब अगर समय की बात किया जाए तो देखिए ये प्रस्थान का जो समय है 16:20 से है। ठीक है, पहले दिन। तो क्या होगा? और मडगांव का क्या है? 4। देखिए अगर बात की जाए 16:20, ठीक है, से अगर 4:20 की बात की जाए, यानी शाम के 4 बजे से भोर के 4 बजे तक अगर पहले दिन आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे। ठीक है, फिर भोर के 4:20 से 7:30 तक कितना हो जाएगा? 3 घंटे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से निकला कितने हैं? 16:20 पे, और यहाँ पहुँचा कितना है? 7:35 पे। ठीक है, तो 7:20 तक कितना हो गया? 3 घंटे। अब 7:20 से दूसरे दिन 7:35 तक कितना हो जाएगा? 15 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 घंटा 15 मिनट, यानी 12 ये 3, 12 3 15 घंटा 15 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 997 किलोमीटर 15 घंटा 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये पहले और दूसरे दिन, यानी पहले दिन शाम के 4:20 से निकल के भोर के 4:20 तक 12 घंटा, फिर भोर के 4:20 से लेके 7:35 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल-ब्रूनी किस देश से आया है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान या ओमान? तो देखिए जो अल-ब्रूनी है वो कहाँ से आया है? उज्बेकिस्तान। इसकी एक फेमस पुस्तक है किताबुल हिंद, जो किस भाषा में है? अरबी भाषा में। नेक्स्ट है गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी बंदूकों को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कांसे के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबे और जस्ती की एक मिश्र धातु है। कांसा तांबे और टीन की मिश्र धातु है, या कांसा तांबे और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। ये जो तांबा है, जो कांसा है वो क्या है? तो क्या है? कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कांसा में यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, कांसा यानी ब्रॉन्ज, और तांबा यानी कॉपर। ठीक है, और टीन तो पता है। तो जो कांसा होता है वो कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, घर्षण के बारे में चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने अवधारणा को समझने के लिए कई उदाहरण दिए। शिक्षक द्वारा उद्धृत कुछ उदाहरण जहां घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं नीचे दिए गए हैं।
पहला है, हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण लिखने में समर्थ हैं। ये बात सही है। दूसरा है, हम अपने पैरों और जमीन के बीच घर्षण के कारण चलने में सक्षम हैं। ये भी सही है। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। देखिए ये गलत है, ये ग्रेविटी की वजह से आती है। फिर हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। ये भी सही है। तो देखिए कौन सा सही है, ए, बी और डी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए, बी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में हर कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले लगभग 2 से 3 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ये बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। ऊपर उल्लिखित पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सहपाठी शिक्षा या प्रतिपूरक शिक्षा। तो किस शिक्षा का करते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हो, सब एक ही साथ बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों या किसी तरह का डिफेक्टेड बच्चे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिता की शिक्षिका उसे कई समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाओं आदि में संलग्न करती है। उसकी शिक्षिका किस अधिगम के आयाम का अनुसरण कर रही है, मनोरंजन के माध्यम से अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम या एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। आपके दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना, स्कूल के लिए एक नाम स्थापित करना या माता पिता को संतुष्ट करना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना। नेक्स्ट, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम तब होगा जब एक शिक्षक उस ज्ञान को जोड़ने में मदद या सुविधा प्रदान करेगा जो एक छात्र के पास सिखाई जाने वाली नई अवधारणाओं के साथ है। इसके पीछे का उद्देश्य को बढ़ावा देना है, सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता या पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोग और प्रायोगिक कार्य करते हुए श्यामा का प्रदर्शन अपनी कक्षा में सबसे अच्छा है। उसे बहुत ही सर्जनात्मक माना जाता है, अतः वह निम्नलिखित में से किस अवधारणा के माध्यम से सीख रही है, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या प्रतिरूपण। देखिए वो क्या है कि सर्जनात्मक के द्वारा सीख रही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, विकास के आकार को देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, सीखने की गुणवत्ता, बुद्धि, पोषण या संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सीमा हर पाठ को रटने के तरीके से जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना हर पाठ को चर्चा और मस्तिष्क उद्वेलन के बाद समझती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, अंतःसंबंध, व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट या निरंतरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि कोई बच्चा रटने से सीख रहा है और कोई बच्चा मानसिक उद्वेलन से सीख रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट, सरकारी शिक्षा में बड़े और अधिक कुशल छात्र छोटे और कम कुशल छात्रों की सहायता करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से क्या होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसंबल, उच्च नैतिक शिक्षा, समूहों के बीच संघर्ष या प्रबल प्रतिस्पर्धा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किन कठिन कारणों से संबंधित है? सुनना, बोलना और सुनना या पढ़ना? तो देखिए जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है? पढ़ने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? देखिए क्या पूछ रहा है, कविता और कहानी का मदद किसके लिए होता है? पाठ को मनोरंजक और रोचक बनाने के लिए? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना, ये हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखना, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना चाहती है, शिक्षार्थियों को एक परिवर्तन प्रदान करना चाहती है, अधिगम को बढ़ावा के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करना चाहती है, या शिक्षक को राहत प्रदान करना चाहती है। देखिए वो शारीरिक गतिविधि और दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग क्यों करती है? क्योंकि वो अधिगम को, इंद्रियों को अधिक प्रभावित, अधिगम को बढ़ाने के लिए इंद्रियों को अधिकतम संख्या का उपयोग करना चाहती है। ठीक है। अगर क्या होता है कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसमें हमारा सारी इंद्रियां खुली होती हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि का उपयोग करना है? पोर्टफोलियो, आवधिक, गृहदत्त या योगात्मक? देखिए प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा अगर आकलन की विधि कौन सी मानी जाएगी, वो है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, ईवीएस के अध्यापन की विधियां को छोड़कर निम्नलिखित सभी हैं? व्याख्यान के माध्यम से व्याख्या करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम या निर्देशित पूछताछ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान के माध्यम से व्याख्या करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक को प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए? तो ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पुस्तकों पर नहीं, ये गलत है। धारणा को स्वीकार, जरूरी नहीं है बच्चों की धारणा को स्वीकार करें माता पिता, ये भी सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए इकाई के अंत में, अध्याय के अंत में, विषय में अंतर्निहित या पुस्तक में अलग अलग स्थान पर? देखिए जो अभ्यास वगैरह चीज़ें होती हैं या गतिविधियाँ होती हैं वो कहाँ होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए विषय में अंतर्निहित, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।